हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 8 और 9 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। सो गाइस, इस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है। तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइस, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइस, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती हैं, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर हम लोग बात करेंगे अवधानम के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि अवधानम अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक रोमांचक साहित्यिक प्रदर्शन है, एक लिटरेरी परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रिकी लिटरेरी पोजर जो होते हैं, जो कठिन साहित्यिक मुद्राएं जो होती हैं,
उसको पहचाना जाता है, उसको ठीक किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। इसमें पोएम्स वगैरह जो होती हैं, कविताएं वगैरह जो होती हैं, उसमें सुधार लाया जाता है और एक पर्सन की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है उसकी मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की क्षमता के ऊपर। यानी कि एक पर्सन की कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता को जो है वो देखा जाता है कि क्या वो मल्टीपल टास्क लिटरेरी सब्जेक्ट में, साहित्यिक सब्जेक्ट में परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो ये अवधानम होता है और ये संस्कृत लिटरेरी प्रोसेस के तौर पर ओरिजिनेट हुआ था, एक संस्कृत साहित्यिक प्रक्रिया के रूप में ये स्थापित हुआ था और इसको जो तेलुगु और कन्नड़ पोएट्स हैं उन्होंने मॉडर्न टाइम्स में रिवाइव किया था, राइट। इसके अलावा अभी ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में क्यों देखने को मिला है, तो बताया जा रहा है कि हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने कहा है अवधानम का, इन्होंने टर्म यूज किया है और उन्होंने कहा है कि अवधानम ने तेलुगु भाषा, जो तेलुगु लैंग्वेज जो है उसकी गौरवशाली परंपरा, जो ग्लोरियस ट्रेडिशन उसका हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। यानी कि तेलुगु भाषा को बेटर करने के लिए अवधानम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग को यहां पर देखने को मिला। तो सिंपल सी चीज सिर्फ इतनी सी आपको याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना उसको बच्चे अवॉइड करते हैं, स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, इस टर्म को अच्छे से ध्यान में रखना। सिविल सर्विसेज आपसे ये टर्म पूछ सकती है। तो चलिए, ये था पेपर 1 से रिलेटेड पूरा टॉपिक। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइज यहां पर एक रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। द लैंसेट मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो टीनेजर्स हैं उनका बीएमआई काफी कम है और पूरे दुनिया भर में इंडियन टीन्स जो है वो शॉर्टेस्ट यानी कि कम हाइट के बताए जा रहे हैं, कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं पूरे दुनिया भर में टीनेजर्स वो कम हाइट के हैं, राइट। अगर हम लोग कंपेयर करें 200 कंट्रीज के साथ, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है इसने 200 कंट्रीज की एनालिसिस करी है और इन कंट्रीज के पिछले 34 साल के डेटा को एनालाइज किया है और उसके बाद फिर इन कंट्रीज को रैंकिंग दी है और इन कंट्रीज के बारे में बताया कि इन कंट्रीज के अंदर बीएमआई किस प्रकार का है। तो इंडिया की रैंक काफी पुअर है। इसका मतलब यह है कि पूरे दुनिया भर में, या फिर आप कह सकते हो कि 200 कंट्रीज में इंडिया के जो बच्चे हैं उनकी हाइट काफी कम है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो कि इस रिपोर्ट में हम लोग को नजर आ रही है, राइट। इसके अलावा बीएमआई क्या है, तो बीएमआई के बारे में आपने सुना होगा या फिर आपको पता भी होगा आपकी बॉडी का बीएमआई क्या है, क्योंकि एक इंडिविजुअल की एक हेल्दी प्रैक्टिस होती है, उसको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी हाइट कैसी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, राइट, उसका वेस्ट कितना है, पूरी मतलब बॉडी का मेजरमेंट तो पता होना चाहिए एक इंसान को, राइट। यानी कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डेफिनेटली पता कीजिएगा, प्लस आपका बीएमआई भी आपको पता होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। जैसे कि आपने कभी जिम वगैरह ज्वाइन किया होगा, क्योंकि आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया कि आप कोई भी जिम ज्वाइन करते हो तो आपका मेजरमेंट वगैरह होता है, राइट। तो उस बीच वो बीएमआई की मशीन भी आपके हाथ में पकड़ाते हैं और आपका फिर बीएमआई चेक किया जाता है। और एक चीज याद रखना प्रीलिम्स के लिए कि जो नॉर्मल रेंज जो होनी चाहिए बीएमआई की वो 20 से लेकर 25 तक की होनी चाहिए, राइट, नॉर्मल रेंज। तो ये चीज है। इसके अलावा बीएमआई कैसे मेजर किया जाता है, अगेन इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा जो कि प्रीलिम्स में आपके लिए काफी काम का है। आपको वेट और हाइट याद रखना है, ठीक है, दो चीज याद रखना, वेट और हाइट। वेट जो होना चाहिए किलोग्राम में होना चाहिए, हाइट जो होनी चाहिए मीटर में होनी चाहिए और हाइट का स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, तो ये इसका हम लोग को फॉर्मूला देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये रिपोर्ट जो है वो इंडिया के बारे में क्या बता रही है, तो इंडिया की रैंक काफी पुअर है, 196 पोजीशन पर है हम लोग इंडिया। और इंडिया के 19 साल के जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनका बीएमआई 20.1 है, यानी कि हम लोग स्लाइटली ही थोड़ा सा ठीक नॉर्मल रेंज पर बिल्कुल टच ही कर रहे हैं हम लोग, जो कि काफी पुअर बात है। और अगर चाइना से कंपेयर करें तो चाइना की रैंक 88 है बॉयज के मामले में, क्योंकि वहां पर बॉयज का बीएमआई 23 है, और गर्ल्स के मामले में चाइना की रैंक 119 है, क्योंकि गर्ल्स का वहां पर बीएमआई 22.2 है। और इंडिया पीछे से तीसरे और पांचवें नंबर पर आती है 19 साल के गर्ल्स और बॉयज के मामले में, बीएमआई के मामले में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इंडिया के लिए चिंता वाली बात क्या है गाइस, तो देखो बीएमआई जो है वो हाइट का फंक्शन हम लोग को नजर आता है, लंबाई का एक तर्क है, यानी कि इससे पता लगता है कि एक कंट्री के अंदर जो हाइट जो है लोगों की किस प्रकार की है, राइट। और इंडियन टीन्स जो है वो पूरे दुनिया भर में शॉर्टेस्ट बताए जा रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। और अथॉरिटीज क्या क्लेम करती हैं गाइस आज की डेट में, कि पहले 10 साल पहले जो कुपोषण की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, स्टंट की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, स्टंट यानी कि जिन बच्चों की हाइट छोटी है, तो वो आज की डेट में नहीं है। बट ये रिपोर्ट ने बता दिया है कि इंडियन अथॉरिटीज का जो क्लेम है वो गलत है। इंडिया के अंदर आज भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम के कारण, यानी कि पुअर न्यूट्रिशन के कारण ही ये स्टंट वाली प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है। बच्चों की हाइट जो है वो छोटी हम लोग को नजर आ रही है, उनका बीएमआई जो है वो कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप अपने मेंस में डेफिनेटली यूज कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छा ऑथेंटिक डेटा ये आपको नजर आ रहा है और डेटा
का एनालिसिस जो है वो पिछले 34 साल का है, तो इसलिए आप ये जरूर इस प्रकार से लिखकर आप अपने मेंस में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इस रिपोर्ट से रिलेटेड। गाइस यहां पर बात हो रही है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के बारे में। देखो नाम से क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, कंसाइलेशन का मतलब होता है सुलह। इन दो शब्दों से आपको क्या समझ में आ रहा है? इन दो शब्दों से तो एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि सुलह करने की बात की जा रही है दो पार्टीज के बीच में। तो दो पार्टीज के बीच में सुलह करने को लेकर ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस या ये पर्टिकुलर कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। अब जब आप ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को देखें या इस कानून के बारे में आपको पूछा जाए तो आपको ये दो पार्टीज की जगह दो कंपनीज याद रखना है कि दो कंपनीज के बीच में जब विवाद होता है तो उस विवाद को रिजॉल्व करने को लेकर ये कानून हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिलता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन अमेंडमेंट एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस। क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस है इसको अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने प्रोमलगेट किया है, जिसके तहत अमेंड किया जा रहा है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट को, इस कानून को। और ऑर्डिनेंस के अंदर इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि एक कंपनी के अंदर जब एग्रीमेंट होता है, राइट, जैसे कि दो कंपनी जब एक एग्रीमेंट करती हैं, उस एग्रीमेंट के अंदर वो मेंशन करती है कि इन दो कंपनीज के बीच में जब भी कोई विवाद होगा तो ये विवाद जो है वो रिजॉल्व कहां पर करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर कोर्ट के बारे में ये मेंशन करें। जैसे कि आपको याद रहा होगा कुछ समय पहले अपन ने डिस्कस भी किया था कि अमेजॉन, रिलायंस और वॉलमार्ट की वो कंपनी है ना, क्या नाम है उसका, फ्यूचर रिटेल, अमेजॉन, रिलायंस और फ्यूचर रिटेल, इन तीन कंपनीज के बीच में एक विवाद हम लोग को, एक डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिला था। और एग्रीमेंट में क्या मेंशन था कि अगर फ्यूचर रिटेल और अमेजॉन के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा SIAC में, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर। तो वो चीज हम लोग को नजर आ रही देखने को मिली। बट इसी डिस्प्यूट में हम लोग ये क्या चीज ये भी देख रहे थे, यहां पर एक इशू क्या सामने आया था, मैंने आपको बताया भी था उस टॉपिक को पढ़ाते हुए कि इन दोनों ने जो ये डील करी थी, ये जो एग्रीमेंट किया था कि इनके बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट होगा वो SIAC में रेफर किया जाएगा। तो इसके बारे में इन कंपनीज के स्टेक होल्डर को नहीं पता था, यानी कि ऊपर लेवल पर जो इस कंपनी के जो मेन ओनर्स और इन्वेस्टर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने ही पूरी डील कर ली और इसके बारे में स्टेक होल्डर्स को कोई जानकारी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं से एक इंटरनल इस प्रकार के फ्रॉड या इस प्रकार के करप्शन के भी मामले हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जिसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, स्टेक होल्डर्स का नुकसान होता है, राइट। तो यहां पर ये चीज बताई जा रही है, इस ऑर्डिनेंस को अमेंड इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है कंपनीज के बीच में, कंपनीज के अंदर कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और अगर ये फ्रॉड या करप्शन टाइप का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो या एग्रीमेंट हो, तब उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स भी जो है, स्टेक होल्डर पार्टीज भी जो है वो भी स्टे ले सकती हैं, यानी कि वो भी केस जो है वो फाइल कर सकती हैं, लगा सकती हैं और स्टे ले सकती हैं, राइट। यानी कि इस मामले के ऊपर कोर्ट से बोल सकती हैं कि कार्रवाई को पूरा रोका जाए, क्योंकि इनको जो है वो अब केस जो है वो आगे लड़ना है। क्योंकि अक्सर होता है ना कि जब भी कोई, जैसे दो लोग के बीच में एग्रीमेंट चल रहा है, जैसे कि अभी रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में एग्रीमेंट चल रहा था कि रिलायंस जो है फ्यूचर रिटेल के एसेट्स को परचेस करेगी, जैसे कि वॉलमार्ट को परचेस करेगी वो। तो ये एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था। अब इस एग्रीमेंट के ऊपर स्टे लग गया है, राइट। ये स्टे क्यों लगा? क्योंकि अमेजॉन ने जो है वो अप्रोच कर दिया SIAC में, राइट। वैसे ही बट प्रॉब्लम क्या आई, अगर अमेजॉन अप्रोच नहीं करता और जब अमेजॉन ने अप्रोच किया है तो उसने जो चीज एग्रीमेंट सामने रखी, कॉन्ट्रैक्ट सामने रखे, उसके बारे में स्टेक होल्डर्स को नहीं पता था, आइडिया नहीं था, राइट। स्टेक होल्डर्स को कोई जानकारी नहीं थी उस चीज के बारे में। तो अब यहां पर वही चीज सामने आई कि स्टेक होल्डर्स के पास तो राइट्स ही नहीं है कि अगर कोई भी इस प्रकार की बड़ी डील होती है और उस बीच अगर स्टेक होल्डर्स का नुकसान हो रहा हो या स्टेक होल्डर्स को कोई आइडिया नहीं हो, पता ही नहीं हो उस डील के बारे में, तो स्टेक होल्डर्स एटलीस्ट जब उसको पता लगे तो उस डील को वो स्टॉप कर सकते हैं, राइट। उनको पूछ सकते हैं कि भाई ये जो डील हुई है इसमें स्टेक होल्डर्स का तो कहीं घाटा तो नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार ऐसी डील्स हो रही होती है जिसमें स्टेक होल्डर्स का घाटा हो जाता है और अल्टीमेट प्रॉफिट जो होता है वो उनके कंपनीज के ओनर्स का हम लोग को देखने को मिलता है, कि जो मेन कैपिटल इन्वेस्टर जो हम लोग को देखने को मिलता है उस कंपनी के। इसके अलावा इस कानून के 8वें शेड्यूल को भी हटा दिया है। 8वें शेड्यूल को हटाने का अर्थ यह है कि अब जो आर्बिट्रेटर जो हैं, जो मध्यस्थता हम लोग को जो देखने को मिलती है, तो अब उनकी योग्यता की, क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि उनको मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि उनको मान्यता प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन एक जो पर्टिकुलर होनी चाहिए उसकी आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी आर्बिट्रेटर जो है वहां पर केस जो है वो फाइल किया जा सकता है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताइए, इसमें बेसिकली अल्टीमेटली फायदा जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है कि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फायदा मिलना चाहिए, राइट, अल्टीमेटली। और सेक्शन 36 जो हम लोग को देखने को मिलता है आर्बिट्रेशन एक्ट का, तो ये लागू हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली अक्टूबर 23, 2015 से। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि अभी ये चीज मेंशन कर रहे हैं, राइट, बट ये जो चीज है, यानी कि ये जो कानून है वो पहले से, पास से लागू जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 24 अक्टूबर को
जो भी पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ होगा, तो 24 अक्टूबर के एग्रीमेंट में भी ये वाला जो कानून है वो अप्लाई होगा, बट उससे पहले के 23 से पहले के में नहीं होगा। यानी कि आज की डेट से पहले के पीरियड से हम लोगों ने उस कानून को जो है वो अप्लाई कर दिया, लागू कर दिया है। अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि कानून जो लागू होता है, सरकार क्या बोलती है, आने वाले 1 अप्रैल से या आने वाले अगले साल से 1 जनवरी से ये फलाना कानून जो है या फिर रूल जो है वो लागू होंगे। बट यहां पर ऐसी भी चीज होती है, ऐसे भी कानून होते हैं जो कि रेट्रोस्पेक्टिवली होते हैं, यानी कि जो पहले आज वो पेश करते हैं बट वो बोल देते हैं कि ये कानून जो होगा वो पहले से माना जाएगा। राइट, समझ पा रहे हो बातों को? तो ये चीज है। तो ये वाला जो सेक्शन 36 जो है इसका ये बताया जा रहा है कि ये पहले से अब लागू होगा, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है प्राइमा फेसी, यानी कि देखकर पूरे मामले को, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ यार जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कोई झोल है, राइट, तब या फिर फ्रॉड और करप्शन के मामले उसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो फिर कोर्ट अनकंडीशनल पेंडिंग डिस्पोजल जो होता है उस पर्टिकुलर मामले का, उस केस का, उस पर स्टे लगा सकती है। यानी कि देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, अब वो ऑर्डर पास हो चुका है, बट अगर हमारी अथॉरिटीज को, हमारी कोर्ट को लग रहा है कि नहीं यार ये मामला जो है या फिर ये जो जजमेंट जो है ये सही तरीके से नहीं लिया गया, इसमें कुछ ना कुछ चूक है, तो यहां पर उस चीज को स्टे लगाया जा सकता है इन फेवर ऑफ स्टेक होल्डर, यानी कि स्टेक होल्डर्स के फेवर के लिए। तो ये वाली चीज है, और फिर मामले की जो है वो दोबारा से जांच की जा सकती है। तो ये वाली चीज है। और गाइस, अभी तक क्या हुआ करता था इसको भी आप जानो कि अभी तक जो भी आर्बिट्रेशन अवार्ड हुआ करता था, जैसे कोई इंटरनेशनल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, 2 कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, उस पर ऑर्डर दे दिया। अब जैसे ही वो ऑर्डर दिया तो 2 कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती थी, ठीक है। अब इनमें से अगर इन दोनों कंपनीज ने उस ऑर्डर को नहीं माना, तो एक कंपनी क्या करेगी, हमारी कोर्ट में आकर अपील करेगी कि ये मान नहीं रहे, तो हम लोग क्या करते थे, सेक्शन 36 के अंडर हम लोग जो है वो उस इंटरनेशनल ऑर्डर को पास कर देते थे, राइट, यानी कि उसको मान्यता जो है वो प्रोवाइड करा देते थे, उसको मतलब बोल देते थे कि अब ये ऑर्डर जो होगा वो मान्य होगा और इसको जो है वो कंपनीज को फॉलो करना होगा, इंटरनेशनल ऑर्डर को। बट अब यहां पर ये चीज बताई जा रही है कि अब पहले देखा जाएगा पूरी चीजें कि वो जो ऑर्डर जो आया है, अवार्ड जो हम लोग को देखने को मिला है, क्या वो ठीक है कि नहीं है, और फिर उसी के बाद फिर उसको जो है वो अलाउ किया जाएगा, राइट। और उसमें यह भी चेक किया जाएगा कि कहीं इसमें स्टेक होल्डर्स का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ये पूरी चीज देखने के बाद ही अब जो है वो अवार्ड ग्रांट किया जाएगा। पहले डायरेक्टली ग्रांट कर दिया जाता था, बट अब चेक करने के बाद अगर जुडिशरी को लग रहा है कि हाँ यार ये इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो फिर वो उस पर स्टे लगा देंगी, और जब तक वो क्लैरिफाई नहीं हो पाए, यानी कि जब तक वो सुनिश्चित ना हो पाए कि हाँ यार इसमें कोई इशू नहीं है, तब तक फिर उस चीज को वो ग्रांट नहीं करने वाली। तो इस चीज को आप लोग को समझना है। और ये जो चीज जो सामने आ रही है, ये इन्हीं जो केसेस जो हम लोग को एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कंपनीज के बीच में, तो उनसे एसोसिएटेड जो चेंजेस लाए गए हैं वो यही है कि जिससे कि स्टेक होल्डर्स को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल मामला। पेपर 2 से रिलेटेड गाइस इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल मॉनसून मिशन की बात हो रही है, राष्ट्रीय मॉनसून मिशन की बात हो रही है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मिशन जो है वो किस मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आपको याद रखना है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको 2012 में लाया गया था इस मिशन को। इस मिशन का मेन एम ये है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो कि एक एरिया पर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग प्रोवाइड करा सके। एक डायनेमिक मॉनसून प्रेडिक्शन सिस्टम को जो है वो डेवलप करना है, यानी कि एक एरिया है, इस एरिया पर मॉनसून जो है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कि मॉनसून की स्थिति एक एरिया पर कैसी रहेगी, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए एक सिस्टम को डेवलप करने के उद्देश्य से ये हम लोग को देखने को मिला है नेशनल मॉनसून मिशन। और सक्सेसफुली इसने डेवलप किया है ग्लोबल एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम को। ये शॉर्ट और मीडियम रेंज के प्रेडिक्शन के लिए किया गया है कि 12 किलोमीटर के एरियाज पर ये प्रिडिक्ट कर पाएगा, राइट, कि मॉनसून की स्थिति जो है वो उस 12 किलोमीटर के एरिया पर कैसी है, और ये पॉसिबल हुआ है नेशनल मॉनसून मिशन के तहत। तो ये है जिसके बारे में आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब यहां पर बताया जा रहा है कि हिमालयन एटमॉस्फेयर में ब्राउन कार्बन टारबॉल्स पाए जा रहे हैं। तो ये ब्राउन कार्बन टारबॉल्स क्या है, तो एक स्टडी कंडक्ट हुई है, यहां पर पाया गया टारबॉल्स हिमालयन टिबेटन प्लेटू में। यहां पर जो टारबॉल्स जो बढ़ते जा रहे हैं उसका परसेंटेज काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। वो इस कारण है क्योंकि यहां पर पॉल्यूशन लेवल काफी हाई हो रहा है। तो आपने किस चीज को कनेक्ट किया कि टारबॉल्स किसके कारण हम लोग को देखने को मिलते हैं, पॉल्यूशन के कारण, राइट। टारबॉल्स बनने का कारण क्या है, पॉल्यूशन। तो जैसे ही आप टारबॉल्स को देखें एग्जाम में, तो आपको पॉल्यूशन से उसको लिंक करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको किससे लिंक करना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इन टारबॉल्स के कारण हिमालय के अंदर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। टारबॉल्स बेसिकली एक छोटे से पार्टिकल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कार्बन एसियस पार्टिकल, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और
ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या करते हैं गाइस, तो ये ग्लेशियल की मेल्टिंग जो है उसको फास्टन कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं एकदम ज्यादा। और ये जो ब्राउन कार्बन जो बनते हैं ये फॉसिल फ्यूल जब जलता है, बर्न होता है, उसके कारण ये बनते हैं। जो बायोमास और फॉसिल फ्यूल्स है वो जब जलते हैं तो उसके कारण ये बनते हैं। तो आपने किस चीज को कनेक्ट करना है, टारबॉल्स। जैसे ही आप देखो, आपको हिमालय के बारे में पता होना चाहिए कि इसके कारण ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये बनते किसके कारण है, जब फॉसिल फ्यूल्स जब जलती है, जब हम लोग गाड़ियां चलाते हैं तो जो पेट्रोल जलता है, राइट, तो जो पोल्यूशन रिलीज होता है तो उसके कारण ये टारबॉल्स बनते हैं। इसके अलावा बायोमास की अगर हम लोग बात करें, जो किसान जो स्टबल को बर्न करते हैं, स्टबल बर्निंग के केसेस ऑलरेडी हम लोग को काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जब किसान ऐसे स्टबल को बर्न करते हैं तब जो धुआं निकलता है, पोल्यूशन जो निकलता है, उसके कारण भी ये टारबॉल्स बनते हैं। तो ये ब्राउन कार्बन टारबॉल्स हैं जो कि पोल्यूशन के कारण क्रिएट होते हैं, राइट। और इसके कारण हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, चिंता वाली बात क्या है, क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कार्बन के कारण क्या होता है, कार्बन जब एमिट होता है तो CO2 के एमिशन से हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण बनता है। तो ये टारबॉल्स वही हैं, टारबॉल्स हिमालयन रीजन पर ग्लेशियल मेल्ट करते हैं और वहां पर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाते हैं, राइट। तो ग्लेशियल मेल्टिंग को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है हिमालयन रीजन पर टारबॉल्स, और ये काफी चिंता वाली बात हम लोग को नजर आ रही है कि वहां पर जो हिमालय में जो रहने वाली स्पीसीज है उनके लिए काफी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि उनको रहने के लिए एक मतलब एक्यूरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक स्पीसीज जो होती है उसको एक अलग टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए, जीवन जीने के लिए। बट यहां पर अगर हिमालयन रीजन पर अगर टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। दूसरी बात, जब ग्लेशियल मेल्ट होंगे तो फ्लड वगैरह के केसेस हम लोग को देखने को मिलेंगे, नजर आएंगे लोअर रीजन पर, राइट। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो ये काफी खतरनाक स्थिति हम लोग को नजर आ रही है। और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर बायोमास बर्निंग के कारण ये टारबॉल्स जो है वो आए हैं यहाँ पर हिमालय में। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बात हो रही है फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में। फास्ट रेडियो बर्स्ट डिटेक्ट हुआ है मिल्की वे गैलेक्सी में पहली बार। तो फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जब रेडियो वेव जो है उसकी जो पल्सेस जब एकदम ज्यादा तेज हो जाती है उसको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है। ये मिल्की वे गैलेक्सी में पहली बार देखने को मिली है, पाई गई है। और दूसरी गैलेक्सी में तो ये डिटेक्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं फास्ट पल्सेस रेडियो वेव्स की, दूसरी गैलेक्सी में मिली है, बट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसमें ये पहली बार मिली है। और इसके महत्व की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो अभी तक इतने नजदीक हम लोग को इस प्रकार की फास्ट रेडियो पल्स नहीं देखने को मिली थी, बट अब इसको जो हमने डिटेक्ट किया तो ये काफी नजदीक हम लोग को नजर आई है, राइट। 3000 टाइम्स ब्राइटर ये दूसरे मैग्नेटार रेडियो सिग्नल से डिटेक्ट हुई है, यानी कि 3000 टाइम्स ये ज्यादा ब्राइटर हम लोग को देखने को मिल रही है, ज्यादा चमकदार हम लोग को देखने को मिल रही है दूसरे मैग्नेटर रेडियो सिग्नल की तुलना में अगर हम लोग बात करें, राइट। और फास्ट रेडियो इसकी अगर हम लोग बात करें बर्स्ट की, तो ये जनरेट कैसे होते हैं, तो एक स्टडी के थ्रू पाया गया है और कंफर्म किया गया है कि एक रेयर टाइप का न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसको हम लोग मैग्नेटार बोलते हैं, तो उसके कारण ये जनरेट होता है, एक रेयर स्टार के कारण। तो याद रखना मैग्नेटार के कारण ये फास्ट रेडियो बर्स्ट जनरेट होता है। अब देखो ये सब जो चीजें ना गाइस, तो ये इसमें किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ चीजों को थोड़ा सा रटना है और आपको टर्म्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको आपको टर्म्स वगैरह को ध्यान में रखना होता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना मतलब वो उतना रोल होता नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें साइंटिस्ट रिसर्चर्स ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर रहे हैं कंडक्ट। सिंपली बस आपको चीजों को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना। आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको, जैसे आप इस टर्म को देखोगे तो आपको ये दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर साइंस वगैरह में ऐसी एक प्रॉब्लम होती है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलते हैं उसको आपको रटना पड़ता ही है। आप जितना भी अंडरस्टैंड कर लो बट वो पॉसिबल हो नहीं पाता, उसको रटना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो मैग्नेटार्स क्या होता है, अपने मैग्नेटार्स आगे इसमें आप ट्रिक अपना सकते हो, जैसे कि मैग्नेटार्स ऐसा नहीं लग रहा है स्टार्स हम लोग बोल रहे हैं, पीछे इसके स्टार्स है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का स्टार है। कौन सा स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार। तो ऐसी आप ट्रिक्स अपना के चीजों को याद कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो बट जैसे कि मैं दूसरे टॉपिक्स में आपको नहीं बोलता कि इसका देखो मीनिंग देखो आप, अब मैग्नेटार्स का मैं मीनिंग आपको क्या बताऊं, इसमें आपको ट्रिक ही बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कई बार टॉपिक्स जो पढ़ाता हूं उसमें बोलता हूं ना, इस टाइटल में देखो आप ये मीनिंग है इसका, तो इससे हम लोग को पता लग रहा है ये सब चीजें। तो अपन आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट 90-80% टॉपिक्स जो है वो अपन उसके टाइटल को देखकर ही कवर कर लेते हैं। बट साइंस वाले की अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग को चीजों को अगर मतलब समझना है चीजों को, तो उसको थोड़ा सा इन डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। उसको सिर्फ टाइटल देखकर ओवरव्यू लेकर नहीं कर सकते आप, और इसमें आपको बहुत सारे टर्म्स वगैरह थोड़ा सा याद रखना होता है जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी सब्जेक्ट में आप 3-4 बार 5 बार अगर रिवाइज कर लोगे तो आपको चीजें याद रहेगी। मैग्नेटार्स का मैंने आपको ट्रिक दे दिया। अब मैग्नेटार्स आप जब भी सुनोगे आपके दिमाग में आएगा, सर ने बोला था कि मैग्नेटार्स यानी कि स्टार्स जैसा सुनाई दे रहा है, तो मैग्नेटार्स यानी कि ये एक प्रकार का स्टार है,
न्यूट्रॉन स्टार ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ये पावरफुल मैग्नेट्स इसमें होता है। मैग्नेट से आप ये लगा लो कि मैग्नेटार्स यानी कि ऐसा स्टार जो कि मैग्नेट्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, तो पावरफुल मैग्नेट इसके अंदर होते हैं। ये कॉस्मोस में ये हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो 5000 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल होती है धरती की मैग्नेटिक फील्ड से। अब इससे भी आपको क्लियर हो गया क्योंकि मैग्नेट है इसमें लगा हुआ है, तो ये मैग्नेट तो इसका पावरफुल ये हम लोग को देखने को मिला, पावरफुल मैग्नेट है ये, राइट। और साथ ही धरती से भी पावरफुल ये बताया जा रहा है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है धरती से भी ज्यादा पावरफुल है। और जो लेटेस्ट आज की रेट में फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो SGR 1935 प्लस 2154, तो ये एक मैग्नेटार हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसको ये नाम दिया गया है। और ये 30,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है धरती से, राइट। और ये बिल्कुल मिल्की वे के सेंटर में पाया गया है। और ये किस कॉन्स्टिलेशन में है? वेल्पिकुला कॉन्स्टिलेशन में। अब देखो यहां पर क्या पता ये पूरी चीज आपसे सिविल सर्विसेज में ना पूछी है, ये उठा के पूछी जाए कि अभी रिसेंटली वेल्पिकुला न्यूज में था, क्या है ये? तो याद रखना कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में, तो अभी अपना एनसीईआरटी का टेस्ट में चल ही रहा है, राइट। आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपका ये टेस्ट लिया था इसका, तो कॉन्स्टिलेशन भी टॉपिक था उसके अंदर, यानी कि जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था वहां पर कॉन्स्टिलेशन भी था। हालांकि टेस्ट में कॉन्स्टिलेशन नहीं पूछा गया मैंने, या शायद एक क्वेश्चन शायद रखा था मैंने कॉन्स्टिलेशन से रिलेटेड, हाँ रखा था, राइट। तो आपको पता होगा कॉन्स्टिलेशन के बारे में, तो जल्दी से नीचे डिफाइन कर दो। डेफिनेशन मांगी है मैंने जो बुक्स के अंदर है, तो कॉन्स्टिलेशन की डेफिनेशन फटाक से लिख दो। तो ये था पूरा वो टॉपिक। अब देखो कुछ याद मत रखना आप इसमें, सिंपल सी चीज 2-3 याद रखना कि ये फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है। याद रखना जब रेडियो की जो पल्सेस होती है जब वो एकदम से ज्यादा तेज हो जाती है तो उसको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है। मिल्की वे में ये पहली बार डिटेक्ट हुई है, ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहली बार ही मिली है, दूसरी गैलेक्सी में ये नॉर्मली मिल जाती है, बट मिल्की वे में पहली बार मिली है। अब मिल्की वे में पहली बार मिलने का महत्व क्या है कि हमारे काफी नजदीक है, मात्र धरती से 30,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर ये नजर आ रही है। इसका नाम ये कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। और ये जो फास्ट रेडियो वेव्स जो है ये कैसे जनरेट होती हैं? तो ये एक तारे के कारण ये जनरेट होती हैं। जो तारा जो है, स्टार जो है, वो रेयर टाइप का हम लोग को नजर आता है, न्यूट्रॉन स्टार है ये, जिसको मैग्नेटार के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटार यानी कि इस स्टार के अंदर हम लोग को मैग्नेट देखने को मिलता है, और उसका मैग्नेट धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी कई ज्यादा पावरफुल होता है, 5000 ट्रिलियन टाइम्स पावरफुल होता है ये, राइट। और ये अभी जो हम लोग को डिटेक्ट हुआ मिला है वो किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है? तो ये वेल्पिकुला कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है। सिर्फ इतनी सी चीज, देखो अपन ने भी पूरा पढ़ा और उसके बाद फटाक से क्विकली रिवाइज कर लिया। जब आप रिवीजन करो ऐसे ही आपको पॉइंट्स में रिवाइज करना है चीजों को, ठीक है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के बारे में, HTPI के बारे में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो है वो अभी 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, जिसके तहत ये ऑफिस और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे काफी सारी सिटीज में, जहां पर स्मॉल टेक्नोलॉजी फर्म्स हम लोग को देखने को मिलती है और वहां पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अब देखो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का मतलब क्या है? अब यहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या है उसको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के टर्म को समझते हुए ही हम लोग कवर करेंगे इस पूरे टॉपिक को। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्या होती है? देखो एक ऐसी जगह जहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, आपको एक ऐसा रूम मिल जाए जिस रूम में बस आप एंटर करो जाओ और आपको पूरी बुक्स वहां पर मिल जाए सिविल सर्विसेज की, राइट। पूरा मटेरियल आपको मिल जाए, A to Z मटेरियल मिल जाए, इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए आपको, राइट। खाने पीने की पूरी व्यवस्था आपको मिल जाए और सोने की व्यवस्था मिल जाए, एक हेल्दी आपको एनवायरमेंट मिल जाए प्रॉपर, जहां पर आप अपने ऑप्शनल की भी पूरी तैयारी कंप्लीट कर लो, आपको इस रूम से और कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये कितनी बढ़िया चीज हो गई। ऐसे ही प्लग एंड प्ले का मतलब यहां पर जो लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनके लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता है जहां पर वो बस एंटर होते आते हैं और उनको कहीं और से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आए और उन्होंने काम करना शुरू किया अपना। वैसे ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ना, यहां पर इस प्रकार के पार्क्स तैयार किए जा रहे हैं, प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर बेस्ड होते हैं ये, कि जहां पर जो भी कंपनीज आईटी हम लोग को कंपनीज देखने को मिलती है वो सिर्फ यहां पर आए और आकर ये काम करना अपना शुरू कर दें। इनको अलग से कुछ चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं हो, इनके पास कनेक्टिविटी भी पूरी अवेलेबल हो, जो भी सॉफ्टवेयर इनको चाहिए वो पूरे के पूरे अवेलेबल हो, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो भी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, वो पूरी की पूरी फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल करवा दी जाती है। सिर्फ आना होता है, मतलब ओनर्स को, ऑफिस यानी कि जो जिसको भी ये चीज परचेज करनी है, जिसको भी इस पे काम करना है, तो सिर्फ उसको आना होता है यहां पर और अपना काम शुरू कर देना होता है। तो ये वाली चीज है इस प्रकार की। तो ये इस चीज को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, और जहां पर ऐसे पर्टिकुलर पार्क्स तैयार किए जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्पस के लिए, जहां पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज वगैरह जो होती हैं, आईटी कंपनीज वगैरह जो होती हैं, सिर्फ उनको आना होता है और अपना ऑपरेशन शुरू कर देना होता है।
और ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया आज का नहीं है, ये 1991 में ही स्टैब्लिश हो गया था। ऑटोनॉमस सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मीटी की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनकरेज करना, प्रमोट करना और बूस्ट करना। किस चीज को? कि हम लोग इंडिया से सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सपोर्ट करें, राइट। और इसकी एक गवर्निंग काउंसिल भी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको हेड करते हैं, जिसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन मिनिस्टर मीटी के, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसके दूसरे जो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टैट्यूटरी और दूसरी प्रमोशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं एक्सपोर्टर्स को। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के इंप्लीमेंटेशन के थ्रू, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स स्कीम के तहत, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत और भी दूसरी स्कीम्स है जिसके तहत एक्सपोर्टर्स को भी ये वेरियस फैसिलिटीज वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराती हैं। ये प्रमोट करती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को। और ये कैसे प्रमोट करती है? जैसे मैंने भी आपको क्या बताया कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। यहां पर एमएसएमई जो है एंटरप्रेन्योर्स, उनको सिर्फ यहां पर आना है और अपने ऑपरेशन को कंडक्ट करना है, यानी कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी टेंशन लेने की जरूरत ना हो, डायरेक्ट आए और फिर वो अपना काम शुरू करें। तो ऐसी सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कराती है, राइट। इसके अलावा ये स्टैब्लिश करती है और मैनेज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स को, जैसे कि डेटा कॉम फैसिलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी और आईटी सपोर्ट फैसिलिटी। तो ये पूरी की पूरी चीज यहां पर मिल जाएगी, राइट, जिससे कि हम लोग प्रमोट कर सकें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और एक्सपोर्ट कर सकें ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंडिया से। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। अब बात करेंगे आरबीआई के डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ऑलरेडी आपको पता भी होगा कि आरबीआई ने ऑर्डर पास किया था कि जो भी पर्टिकुलर कंपनी जो इंडिया के अंदर पेमेंट सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि जिस कंपनी का उपयोग करते हुए हम लोग पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, पेमेंट सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, राइट। तो ऐसी कंपनीज को जो भी डेटा है जो वो यूज कर रही है यूजर्स का, उन पूरे डेटा को इंडिया में ही स्टोर करके रखना है। वो अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो पेमेंट सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे, राइट, गूगल पे हमारे यहाँ पेमेंट सर्विसेज ऑफर करती है, राइट। तो अब गूगल पे जो भी क्योंकि देखो, आप सामने वाले व्यक्ति को जो पैसा सेंड कर रहे हो तो किसके माध्यम से कर रहे हो? गूगल पे के माध्यम से कर रहे हो। तो आपका जो डेटा है वो किसके पास जा रहा है? गूगल पे के पास भी जा रहा है। तो जो आपका डेटा है, आपका जो पूरा रिपोर्ट है, ट्रांजेक्शन जो है आपकी, हर एक चीज, वो पूरी के पूरा जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होना है। तो ये चीज किसने बताई हुई है? आरबीआई ने बताई हुई है। और अभी रिसेंटली हम लोग इस टॉपिक को, आरबीआई के डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को, रूल्स को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अलाउ किया है फेसबुक की कंपनी व्हाट्सएप को, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक की कंपनी है, इसको अलाउ किया है कि अब ये पेमेंट सर्विसेज भी जो है वो स्टार्ट कर सकती है। तो अब व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पेमेंट जो है वो कर पाएंगे इंडिया के अंदर, राइट। और एनपीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है व्हाट्सएप को कि ये पेमेंट सर्विसेज ऑफर कर सकती है यूपीआई माध्यम के थ्रू, यानी कि यूपीआई की मदद से अब आप व्हाट्सएप से पेमेंट जो है वो कर सकते हो। अब जल्दी मैं भी व्हाट्सएप जो है वो लेकर आता हूँ। एक्चुअली यार मैं इस पे था नहीं, वो तो अपन ने चैनल ओपन किया तो इसलिए मुझे ये सब चीजें चालू करनी पड़ गई। बाकी अब जल्दी से एक फोन लेकर व्हाट्सएप भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं वो कीपैड वाला फोन यूज करता हूँ, पता है आपको। मैं, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता था, मैं सोचता था कि यार अपना जो काम है वैसे ही इतना ऑनलाइन वाला है, तो कहीं पर भी जब बाहर जाओ तो ऐसा फोन लेके मत चलो अपने साथ। तो मैंने अपने पास एक आईपैड रखा हुआ था और अपना लैपटॉप जिंदाबाद है, तो उससे अपन काम करते थे। बट अब जो है वो एक स्मार्टफोन लेना पड़ेगा। अब जल्दी कुछ हो अच्छा तो अपन स्मार्टफोन भी ले पाए और फिर व्हाट्सएप से भी आपके साथ कनेक्ट हो पाए जल्दी। चलो एनीवेज, आगे की बात करें तो व्हाट्सएप यूजर जो है वो अब अपने व्हाट्सएप को यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं, यूपीआई अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा। तो व्हाट्सएप अब सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं है, मनी ट्रांसफर ऐप भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो याद रखिए, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विस में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट, कि व्हाट्सएप क्या है, तो मैसेजिंग ऐप ऑप्शन है। हड़बड़ी में बच्चों ने मैसेजिंग ऐप ऑप्शन नहीं देखा और टिक कर दिया, बट ऑप्शन बी उसमें लिखा था कि पेमेंट ट्रांसफर ऐप, और ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए था? सी होना चाहिए था। यूपीआई क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या फिर यूपीआई इसको कहते हैं। ये एक इंटरमीडिएट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आपको मुझे इसका आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स पर। इसको मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूं कि यूपीआई जो है उसको किसने, मतलब यानी यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया था। फटाक से आंसर लिखकर बताइए, क्या पता है इसी स्लाइड पे आपको आंसर मिल जाए, राइट। थोड़ा ध्यान दीजिए और लिखिए आंसर नीचे। इसको अप्रैल 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। अब डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स की बात करें कि क्या नियम बताए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा लोकलाइजेशन को लेकर। तो सबसे पहली चीज तो, हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी लिमिट ये नहीं लगाई है कि कोई भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जो कि पेमेंट जो है वो इंडिया के बाहर जो है वो करने में मदद करते हैं, जैसे कि मुझे अगर पेमेंट करनी है इंडिया के बाहर,
तो बाहर पेमेंट करने के लिए जो मीडिएटर जो होते हैं, ये जो कंपनीज होती हैं जो बीच में रहती हैं, जो पेमेंट करने के लिए जो मदद करती हैं, जैसे कि गूगल पे, अब आप जो पेमेंट कर रहे हो वो किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हो? गूगल पे के थ्रू कर रहे हो, तो पूरा डेटा किसके पास है? गूगल पे के पास आपका डेटा जा रहा होगा। तो ये जो भी डेटा होगा, जो भी ट्रांजेक्शन का डेटा होगा, उस डेटा को इंडिया में ही स्टोर करना है 24 घंटे के अंदर अंदर, या फिर एक बिजनेस डे के अंदर अंदर। तो ये चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाकायदा बताई हुई है कि जैसे ही एक बार प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और प्रोसेसिंग अब्रॉड में जैसे ही होती है, तो उस समय कहा गया है कि डेटा जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए अब्रॉड के सिस्टम से, और डेटा वापस इंडिया लाया जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर या एक बिजनेस डे में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है कि अब्रॉड में डेटा इंडिया का बिल्कुल नहीं रखना है, आप अपने अब्रॉड के सिस्टम से उस डेटा को डिलीट करेंगे और इंडिया के सिस्टम में उस डेटा को रखेंगे, स्टोर करेंगे, राइट? ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी होते हैं। अब आप बोलोगे सर इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ये कंपनी कहां पे कौन सी सिस्टम पे रखती है? क्या कंप्यूटर पे रखती है? देखो गाइस, इनके पास आप ये मान के चलो, जैसे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, आपने सीपीयू देखा होगा, एक रूम में बहुत बड़े बड़े सीपीयू इनके पास होते हैं। अब देखो, अब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बट एग्जैक्टली वो सीपीयू तो कहलाते नहीं है, उनकी जो अलग ही सिस्टम होते हैं उनके ये डेटा स्टोरेज पर्पस के लिए। जैसे कि हमारी पेन ड्राइव होती है ना, जैसे हार्ड डिस्क होती है जिसमें डेटा रखा जाता है, वैसे ही उनके पास बहुत बड़ी एक रूम भर भर के उनके पास ये पूरी चीजें होती हैं। स्टोरेज यूनिट इनका हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर पूरा डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप जो भी ये फेसबुक वगैरह पे जो अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, या यूट्यूब पे जो पूरी चीजें अपलोड हो रही है ना, तो इस यूट्यूब पे पूरी चीजें अपलोड होने का भी ऐसा नहीं है कि हवा में चीजें अपलोड हो जाती हैं। हवा में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप जो भी चीज अपलोड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होगी, जब तो आपको दिखा रही है। अब स्टोरेज उसका होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऐसे हवा में तो स्टोरेज होगा नहीं, उसका कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो बनी नहीं कि हवा में ही हम लोग स्टोर कर रहे हैं। जैसे क्लाउड सर्विस होती है, नाम तो क्लाउड सर्विस दिया हुआ है, बट फिजिकली वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, राइट? कंपनीज के अंडर, कंपनीज उसको स्टोर करके रख रही है अपने पास, और जब भी आपको जरूरत पड़ रही है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू वो डेटा आपको मिल रहा है। जैसे कि बात ये वही वाली हो गई, आप सीसीटीवी लगवाते हो, उसको ऐसे समझना, इजी तरीके से समझ में आएगा। आपने सीसीटीवी लगवाया, अब सीसीटीवी के साथ क्या आता है? एक डीवीआर आती है, डीवीआर के अंदर पूरा आपका डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है, राइट? और जैसे ही कुछ आप जितनी भी हार्ड डिस्क उसकी बड़ी बनाएंगे, यानी कि जैसे आपने 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क लगाई, तो वो कुछ कुछ घंटों तक वो स्टोर कर लेती है, फिर उसके बाद वो स्टोर नहीं करती, वो रिपीट होता रहता है पूरा डेटा। तो आप क्या करते हो? आपके डीवीआर से आप कहीं पे भी वाईफाई लगा के उस डेटा को आप ले सकते हो, पर वो डेटा कहां से आ रहा है? आपके डीवीआर से आ रहा है, ना कि आपके डायरेक्टली सीसीटीवी से, क्योंकि आपका सीसीटीवी जो कैप्चर कर रहा है इमेज, वो कहां पर स्टोर कर रहा है? डीवीआर में स्टोर कर रहा है। बट आपको पता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट से आपके सीसीटीवी को आप एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपने उसको इंटरनेट के साथ जो है वो लिंक किया होगा, राइट? बट आप किस चीज को देख रहे हैं? आप अपने डीवीआर के डेटा को देख रहे हैं, ना कि डायरेक्टली सीसीटीवी के डेटा को, क्योंकि सीसीटीवी डेटा कहां पर स्टोर करके रख रही है? उस डीवीआर के अंदर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे ही है कि कोई भी डेटा, जैसे यूट्यूब की भी अगर अपन बात करें, तो मैंने तो यूट्यूब में अपलोड कर दिया ये डेटा, ये वीडियो अपलोड कर दिया, बट यूट्यूब के पास ये वीडियो की फाइल रखी होगी, और आप लोग को वो वहीं से यूट्यूब की तरफ से ये पूरी फाइल जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, राइट? आप देख पा रहे हो। तो ये जो कंपनीज होती है ना, इनके पास डेटा ये अपने पास स्टोर करके रखती है फिजिकली, राइट? ये डेटा हवा में ही नहीं स्टोर होता, क्योंकि कोई भी चीज हवा में तो होगी नहीं ना। जैसे कि आप गूगल ड्राइव की अगर अपन बात करें, इसको क्लाउड सर्विस अपन बोलते हैं, तो क्लाउड सर्विस का मतलब तो इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि आप कहीं से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट ये बादलों में तो नहीं है ना, ये हवा में तो नहीं है, ये कंपनी अपने पास रखी हुई है, और इन कंपनीज के पास अलग से बड़े बड़े रूम्स होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, जहां पर ये पूरे यूनिट्स अपनी रखती है, स्टोरेज यूनिट, बड़े बड़े सीपीयू टाइप के आपको ये सिस्टम्स नजर आते हैं, जिसमें पूरा डेटा जो है वो इनका स्टोर किया जाता है, राइट? जैसे अपनी पेन ड्राइव है, आज की रेट में पेन ड्राइव भी आप देखोगे तो 2-2 TB की पेन ड्राइव जो है वो आप लोग को जरी सी नजर आती है हाथ में। उनके पास तो बहुत रूम भर भर के पूरे सिस्टम्स होते हैं, जिसमें वो डेटा पूरा अपना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज है। तो ऐसे ही इनके जो सिस्टम होते हैं इन कंपनीज के, तो यहां पर ये चीज कही गई कि आप अपने अब्रॉड के सिस्टम पर डेटा स्टोर करके नहीं रखोगे, आप इंडिया के सिस्टम में डेटा स्टोर करके रखोगे, और अब्रॉड से डिलीट करोगे आप डेटा को, राइट? और डेटा स्टोर जो इंडिया में होगा वो इसलिए किया जाता है, डेटा इंडिया के अंदर स्टोर, जिससे कि अगर कोई कंज्यूमर का कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है, कोई भी विवाद वगैरह होता है, तो उसको रिजॉल्व किया जा सके उस डेटा का एक्सेस करते हुए, राइट? और पेमेंट सिस्टम का डेटा जो है, ये कहा गया है कि ये शेयर तभी किया जाएगा ओवरसीज रेगुलेटर के साथ, जब जरूरत पड़ेगी और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी। यानी कि आप ओवरसीज रेगुलेटर के साथ इस डेटा को शेयर नहीं कर सकते। अगर करना है तो पहले आरबीआई से परमिशन मांगो और उसके बाद फिर आप करो, राइट? और कुछ बैंक्स, जैसे कि फॉरेन बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंक्स है, जिनको आरबीआई ने परमिशन दी है कि वो अपना बैंकिंग डेटा अपनी कंट्री के अंदर, जिस कंट्री की वो बैंक है, वहां पर अगर स्टोर कर सकती है, और उसने अगर परमिशन ली आरबीआई से और आरबीआई ने उस परमिशन को अप्रूव किया है, तभी वो कर पाएगी। बट इंडिया के अंदर भी वो सेम डेटा उसको स्टोर करके रखना होगा,
तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और डेटा जो डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर जो स्टोर किया जाता है वो एंड टू एंड ट्रांजेक्शन की उसमें डिटेल होनी चाहिए पूरी, और इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो पेमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, सेटलमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन के, राइट। और इंफॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए, कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल, उसका आधार नंबर, उसका पैन नंबर, और कुछ सेंसिटिव डेटा जैसे कि कस्टमर और बेनिफिशियरी की अकाउंट डिटेल्स, पेमेंट क्रेडेंशियल जैसे कि ओटीपी, पिन, पासवर्ड, ये सब चीजें। तो आपका जो ओटीपी पिन पासवर्ड है ना, वो भी बैंक के पास होता है, बट घबराने की बात नहीं है, वो सिक्योर्ड फॉर्म में होता है, और उसका एक्सेस जो है वो बैंक के कंपनीज वाले यानी कि बैंक के एम्प्लॉयज भी नहीं कर सकते हैं उसका एक्सेस, राइट। तो बहुत ही सिक्योर तरीके से स्टोर किया जाता है। और गाइडलाइंस की क्या आवश्यकता है इस रिगार्ड में, तो देखो पेमेंट सिस्टम जो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है वो एकदम ज्यादा एडवांसमेंट पे आज की डेट में नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पेमेंट सिस्टम हम लोग को आज की डेट में इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो नई नई कंपनीज आ रही है और लोग बाग ऑनलाइन ही पेमेंट करना आज की डेट में प्रेफर कर रहे हैं, और डिजिटल इंडिया के थ्रू हम लोगों ने इस चीज को और भी बढ़ावा दिया है, प्रमोट किया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व रहे। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, राइट। पेमेंट्स जो है उसमें रैपिड एडवांसमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह में। तो इसके लिए हम लोग को सेफ्टी की आवश्यकता है। सेफ्टी किसकी, कस्टमर की भी, यूजर्स की भी और गवर्नमेंट की भी, राइट। इनकी सेफ्टी की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब जो डेटा होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, और एक बार ये डेटा गलत फ्रॉड वगैरह के हाथ में चले गए ना तो बैंड बच जानी है, फिर पूरी पूरी देश की इकोनॉमी आधी से ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि एक बार अगर किसी हैकर ने हैक किया ना, क्योंकि देखो ये वाली चीज पता है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, कहते भी हैं कि अगर किसी भी कोने में बैठा हुआ अगर कोई इंटेलिजेंट हैकर है तो वो एक कंट्री की इकोनॉमी को वैनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है हैक करके। तो ये वाली चीजें, बट हालांकि आज तक ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ नहीं है, बट हाँ हो सकता है, क्योंकि हैकर्स भी बढ़ते जा रहे हैं हम लोग को नजर आ रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम के फ्रॉड्स आप देखिए कितने ज्यादा हम लोग को नजर आ रहे हैं, बढ़ते हुए आ रहे हैं। लोगों के बैंक के अकाउंट से, यानी कि आप एक लिंक पे क्लिक करो, सिर्फ अपने मोबाइल पे आपके पास एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करो, बैंक अकाउंट खाली हो जाना है आजकल ऐसी। ओ गॉड, अभी पता है बहुत तेज पेन हुआ था मुझे, पता है मैं आप लोग को बता नहीं रहा था, मैं मतलब बहुत दिनों से, पता नहीं अभी एकदम वेदर चेंज हुआ है ना, तो बहुत दिनों से पेन फील कर रहा हूं मैं, बहुत एक्सट्रीम वाला, पता नहीं क्यों। अभी तो बीच में बेड पे भी आ गया था, बट मैंने आप लोग को कोई शेयर नहीं किया था, बट हाँ बता रहा हूँ क्योंकि अब कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई है। आपको याद रहो अभी कुछ दिनों पहले मैंने बोला था कि मुझे सर्जरी के लिए कोई डॉक्टर है आपके पास तो बताइएगा। वो पीरियड मेरा बहुत ही क्रूशियल था, उस समय मेरी बैंड बजी हुई थी और लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है फिर से मेरे साथ, क्योंकि ये पता नहीं कैसी प्रॉब्लम है यार, बहुत हालत खराब कर देती है ये। तो अभी पता नहीं क्यों हो रहा है, कुछ दिनों से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। अभी एक ने बताया हुआ है, मेरे एक स्टूडेंट ने भी बोला था, एक मोहास करके एक जगह है वहां पे चले आना। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि दिवाली जैसी होती है तो उसके बाद मैं वहां पे जाऊंगा, एक को दिखा के आऊंगा। वहां पर बोलते हैं कुछ मान्यता है कि कुछ हो जाएगा। अच्छा दुआ करो यार बस कि थोड़ा ठीक हो जाए जल्दी, क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत बुरा पेन झेल रहा हूँ यार। चलो एनीवेज, ये था अपना पूरा टॉपिक और ये अपना लास्ट टॉपिक था आज का। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर गाइस जरूर करिएगा लेक्चर को। एंड आपका जो आज का होमवर्क है, जो रिट्स होती है ना, रिट्स 5 प्रकार की जो रिट्स होती हैं उनको आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स पर, रिट्स को। और आप अपने पास इन रिट्स को डिफाइन करिएगा और अपने पास हैंड रिटन नोट्स बना के रखिएगा। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके अलावा जनरल स्टडीज का जो एक मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, ये मेंस का क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 100 वर्ड्स में आपको आपके पेपर पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और इस पेपर की फोटो खींचकर आप फ्यूचर ऑफिसर्स अंडरस्कोर CSE या फिर चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप पे आप आकर एनरोल कर सकते हैं। इस ग्रुप की लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इसके अलावा अपना जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इसको भी आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का ही ये चैनल है। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मुझे फेसबुक पर सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए गाइस फिर अपन अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।